बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 7। इसमें विज्ञान विषय है और अध्याय 7 है बच्चों। और अध्याय का नाम है आपके पास जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो इस अध्याय में इसके एनसीईआरटी समाधान का मतलब अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस अध्याय के। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें देखिए। पहला प्रश्न है कि कॉलम के मिलान करने हैं हमने। कॉलम 1 में दी गई संरचनाओं को कॉलम 2 में दिए गए प्रक्रम से मिलाइए। यानी कॉलम 1 में तो हमें संरचनाएं दी गई हैं, पौधे के अंग दिए गए हैं, पौधे के विभिन्न भाग दिए गए हैं। और कॉलम बी में, कॉलम 2 में दिए गए हैं कि उन भागों के क्या काम हैं, क्या कार्य करते हैं वो। तो आंसर है ये। इसमें रंध्र जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? रंध्र होते हैं पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। वह आगे आपको दिखा दिया जाएगा पिक्चर में। तो रंध्र वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधों की पत्तों से जो जल है वाष्प बन के हवा में उड़ते रहते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर है जाइलम। जाइलम होता है जो जल का परिवहन करता है बच्चों। जैसे जाइलम और जैसे जल, तो इस तरह से आप याद रखिए इसे। फिर मूल रोम होते हैं। मूल रोम जो होते हैं बच्चों जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम होते हैं, मूल होती है जड़, और जड़ के छोटे छोटे पौधों की जड़ों में छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे मूल रोम कहते हैं, जो धरती से जल का अवशोषण करते हैं। फ्लोएम जो होते हैं वो भोजन का परिवहन करते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन करते हैं। फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम और एफ फॉर फूड। फूड का मतलब भोजन। तो इस तरह से आप याद रखिए, जाइलम जल होता है, फ्लोएम फूड होता है। तो ये पौधे में होते हैं जो परिवहन का कार्य करते हैं बच्चों। तो ये आपने याद करना है, लिख लेना है कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरने हैं हमने। ठीक है, तो दूसरे में खाली स्थान भरने हैं। तो देख लेते हैं। रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन, यानी हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खाली स्थान के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बच्चों? धमनियों के द्वारा होता है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नीचे आंसर है। तो इसका आंसर है धमनियों के द्वारा। जो धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है जो हृदय से शरीर के सभी भागों तक, सभी अंगों तक शुद्ध खून ले जाती हैं बच्चों। फिर दूसरा है आपके पास, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है बच्चों। तो इसका आंसर देख लीजिए, नीचे है आपके पास लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है बच्चों। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर आगे है, धमनियाँ और शिराएं डैश के जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। धमनियाँ और शिराएं दो तरह की हमारे पास शरीर में दो तरह के अंग होते हैं, एक धमनियाँ और एक शिराएं। तो धमनियों में शुद्ध खून होता है जो हृदय से सभी अंगों तक ले जाती हैं, और शिराएं जो होती हैं उनमें अशुद्ध खून होता है बच्चों। वो सभी शरीर के सभी अंगों से वापस अशुद्ध खून हृदय तक लेके आते हैं। और जो फेफड़े होते हैं वो हमारे खून को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, धमनियाँ और शिराएं जो होती हैं वो केशिकाएं। ध्यान से देखिए, कोशिकाएं नहीं है, ये केशिकाएं के जाल से जुड़ी मिली होती हैं, वो केशिकाएं होती हैं।
क्या होती हैं? केशिकाएं, यानी कोशिकाओं से भी आगे छोटी संरचनाएं होती हैं ये, जिन्हें केशिकाएं बोलते हैं। फिर चौथा है आपके पास, हृदय के लयबद्ध विस्तार और संकुचन को धड़कन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे धड़कन यहाँ पे आ जाएगा, और इसका आंसर आप देख लीजिए नीचे, धड़कन। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा, ये आपके पास अगला है, पांचवा खाली स्थान है, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है बच्चों। क्या होता है? यूरिया होता है। यानी उत्सर्जी उत्पाद का मतलब है जो कचरा, जो गंदगी हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसमें हमारे पास जब पसीना आता है, जैसे पसीने में, और जब पेशाब करते हैं, मूत्र करते हैं, तो उसमें भी यूरिया होता है बच्चों। तो वो यूरिया के रूप में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है। पसीने में पानी, लवण और डैश होता है। पसीने में हमारे क्या क्या होता है बच्चों? हमारे पसीने में लवण होता है, यूरिया होता है। ठीक है, लवण तथा यूरिया आप दोनों ये लिख सकते हो इसमें। यूरिया, पानी, यूरिया और लवण ये पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है वृक्क, एक अपशिष्ट पदार्थों को तरल रूप में बाहर कर देता है, ऐसे मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूत्र। वृक्क जो है अपशिष्ट पदार्थों को तरल रूप में, यानी लिक्विड के रूप में बाहर निकालता है शरीर से, तो उसे मूत्र कहते हैं, जिसे पेशाब भी कहते हैं। फिर है, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो ये होता है वाष्पो उत्सर्जन। तो वाष्पो उत्सर्जन के कारण ही जो पानी होता है वो जड़ से पत्तों तक ऊपर चला जाता है बच्चों। तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो तो ये जल जो है जड़ों से पत्तों तक नहीं जा पाएगा। तो ये खाली स्थान थे दूसरे प्रश्न के। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऊपर भी आया था ये प्रश्न, जैसे जल और जैसे जाइलम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? जाइलम आ जाएगा। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। फिर इसी का तीसरे का ख भाग है आपके पास, मूल रोमों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। मूल रोमों द्वारा, यानी मूल रोम होते हैं पत्तों में, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं या मूल रोम कहते हैं, या मूल जो होती है जड़ों में छोटे छोटे रेशे होते हैं उसे भी मूल रोम कहते हैं हम। तो अगर हम पौधे को पंखे की हवा में, यानी जब तेज़ हवा चलती है तो उस समय जो होता है वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हवा में रख के पौधे को उसके जो है दर, जल अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है बच्चों। फिर आपके पास है चौथा प्रश्न बच्चों। चौथे प्रश्न में कहता है, पादप और जंतु में पादपों का परिवहन क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो पादपों में और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन, परिवहन का क्या मतलब होता है? जैसे आप ये देखिए, चित्र में देख लीजिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, तो इसमें है आपके पास, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि परिवहन क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है विभिन्न पदार्थों का, जैसे पेड़ है, पेड़ के चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? जो नीले रंग में हैं, जैसे पानी है, जड़ें इसको सोख रही हैं। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मतलब जो खाद वगैरह डालते हैं पौधों को वो। तो ये देखिए, ये जाइलम के द्वारा जल नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ये भी परिवहन है जल का। और जैसे ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस जो है पौधे ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये शुगर है, शुगर का मतलब जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो वो फ्लोएम के द्वारा नीचे आता है, सारे पौधे में जाता है बच्चों।
तो ये पादपों का परिवहन है बच्चों। तो ये क्यों जरूरी है, तो ये प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसमें आंसर है, देखिए कि जो पौधे होते हैं, पौधों और जंतुओं में के लिए पदार्थों का परिवहन आवश्यक है बच्चों, क्योंकि हमारे शरीर के सभी अंगों के पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यदि शरीर में आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। यानी जब तक शरीर में ऑक्सीजन गैस और भोजन या ऊर्जा या पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में पदार्थों का परिवहन होता है। पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी और पेड़ पौधों के अंदर भी बच्चों। तो ये आपने प्रश्न का उत्तर कर लेना है। फिर आगे 5वां प्रश्न है बच्चों आपके पास, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स न हो। अगर प्लेटलेट्स खून के थक्के जमने के लिए जिम्मेवार होते हैं बच्चों, यानी जब हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद खून अपने आप रुक जाता है। वो किसके कारण रुकता है बच्चों, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स के कारण। अगर ये खून में ना हो तो जब चोट लगने पर खून बहने लगता है, लेकिन यह अपने आप जम जाता है कुछ समय के बाद। यदि प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून जो है बहता रहेगा, और रक्त की हानि होने के बाद मृत्यु का कारण भी ये बन सकते हैं बच्चों। इसलिए हमें हमारे खून में जो होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारे खून को जमने में मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं एक तरह से ये। तो ये आपने आंसर लिख लेना है बच्चों। 6वां प्रश्न है, रंध्र क्या हैं और इनका कार्य क्या है। इनके 2 कार्य लिखने हैं हमने। तो ये रंध्र का चित्र दिखाया गया है बच्चों, इसको बड़ा करके दिखा देता है आपको। तो ये रंध्र का चित्र है, देखिए आप। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए रंध्र होता है, जो पौधा होता है ना, पौधा, ये पौधा है जैसे, तो इसके एक पत्ते को देखो बड़ा करके देखा है हमने, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा है। तो ये बड़ा करके इसका चित्र ये दिखाया गया है बच्चों। तो अब इस पत्ते के अंदर ये देखिए छोटे छोटे छेद हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। जो बड़ा करके देखें वो बहुत बारीक होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं त्वचा में, जिनमें से पसीना बाहर आता है, वैसे ही पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास रंध्र है एक तरह से, ये खुला रंध्र है जिसमें से ऑक्सीजन गैस या पानी जो है भाप बन के उड़ता रहता है, CO2 गैस इसमें से अंदर आती है। इसी तरह ये बंद स्टोमेटा भी कहते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है, और इसे बंद बोलते हैं बच्चों, ठीक। तो ये बंद रंध्र है और ये खुला रंध्र है, जिनमें से गैसों का आदान प्रदान होता है जो जल वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं आगे, इसका आंसर देखते हैं कि रंध्र क्या होते हैं। तो आपको चित्र दिखाया दिया गया है। अब इनके क्या क्या काम है ये देख लेते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, और इसके कार्य हैं, ये पानी के वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं, यानी पौधे से अतिरिक्त पानी की हानि होती है इससे। यानी ज़्यादा पौधे के अगर ज़्यादा पानी मिल जाए तो वो पत्तियों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा उसे हवा में छोड़ता रहता है। दूसरा है आपके पास, स्टोमेटा से पानी का वाष्पीकरण ऊपर की ओर खिंचाव या सूचन बल पैदा करता है, जो जड़ों से पानी को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी रंध्र के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है और उसी के कारण जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचता है बच्चों। और ये गैसों के आदान प्रदान में भी मदद करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस को ये छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं बच्चों।
फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, वाष्प उत्सर्जन क्या है, पौधों के लिए कैसे उपयोगी है। वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, यह खिंचाव या चूषण बल बनकर पानी और घुले खनिजों के अवशोषण में को बढ़ाने में मदद करता है। यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल और पोषक तत्व जड़ के द्वारा सोखे जाते हैं और वो उस पौधे के सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं बच्चों। यह अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने में मदद करता है। यानी पौधे के पास अगर अधिक पानी है तो वो वाष्पोत्सर्जन से उस अधिक पानी से बच सकता है। यह पत्तियों तक पानी खनिजों के परिवहन में मदद करता है और पत्तियां जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी का उपयोग करती हैं। यानी ये पत्तियों तक पानी को और खनिज पदार्थों को पहुंचाते हैं बच्चों, और जिसके कारण पत्तियां जो हैं बाद में भोजन बनाती हैं पौधों के लिए। तो ये पौधे शीतलन प्रभाव पैदा करते हैं, यानी ये पौधों को गर्मी से भी बचाते हैं, क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन होता है ना तो पौधे के पेड़ के आसपास का जो तापमान होता है वो कम रहता है, जिससे वो ज़्यादा गर्मी से बच जाता है। तो ये 7वां प्रश्न था। अब हम 8वां प्रश्न करते हैं बच्चों। तो 8वां प्रश्न में क्या कहता है ये कि रक्त के कौन कौन से घटक हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, रक्त के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? 4 घटक होते हैं। तो इसको दिखा देता हूँ मैं आपको चित्र में इसमें। तो ये देखिए 4 घटक कौन कौन से हैं, तो ये इंग्लिश में हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे ये खून का सैंपल लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ये, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा तो ये है, ये 55% है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है, हिंदी में भी इसे प्लाज्मा ही लिखेंगे, आगे दिखाऊंगा। और इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है बच्चों? साल्ट मिनरल, यानी इसमें नमक भी होता है, पोषक तत्व होते हैं, वाटर होता है, जल होता है इसमें ज़्यादातर, प्रोटीन भी होते हैं इसमें। फिर ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ी सी मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी 1%, तो ये होता है बच्चों, इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं। वाइट ब्लड सेल को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलेंगे, आगे आएगा। प्लेटलेट्स होते हैं इसी में, ठीक है। तो ये क्या हैं? सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं, और ये प्लेटलेट्स हैं जो हमें हमारे खून को जमने में मदद करती हैं। फिर बाकी का ये 45% हिस्सा जो होता है बच्चों, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अंदर ये देखिए हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है बच्चों, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये चित्र में आपने देख लिया है। तो सबसे पहले प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा क्या होता है बच्चों? यह रक्त का एक तरल भाग है जो पीले रंग का होता है। देखिए ये प्लाज्मा किस रंग का था बच्चों? पीले रंग का था। और इसमें आप लिख सकते हो ये पूरे रक्त में 55% होता है। पूरे रक्त में कितने प्रतिशत होता है? 55। और इस 55% में 90% जो होता है पानी होता है। 90% इसमें जल होता है, पानी होता है, ठीक है। तो इसका रंग पीला होता है और 90% इसमें जल होता है। इसमें भोजन होता है, एंजाइम, अपशिष्ट और प्रोटीन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर का रंग लाल होता है। ये तरल भाग है खून का या रक्त का तरल भाग है, और ये 55% भाग होता है, और इसमें 90% जल होता है। बाकी भोजन के होते हैं, साल्ट होता है, मिनरल है, वाटर है, प्रोटीन है, ये होते हैं। फिर दूसरी बात आती है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं डिस्क के आकार की कोशिकाएं हैं, जिनमें लाल रंग का वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है, और ये डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं। डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे चित्र में देख लीजिए आप। तो ये किस आकार की हैं? देखिए ये डिस्क के आकार की हैं, ठीक है। ये देखिए डिस्क के आकार की है। तो ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, और ये
लाल रंग की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें ये लाल रंग का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों ये। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे पूरे शरीर में। ठीक है। जब भी लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में पूरे में जाएंगी तो वो ऑक्सीजन ले जाती हैं बच्चों। फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्षा करने वाली कोशिकाएं बोलते हैं इन्हें, जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया और बाहरी पदार्थों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम अपने शरीर का सैनिक भी बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये हैं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। तो ये हैं तो कम मात्रा में, 1% होती हैं ये हमारे खून में, और ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये सफ़ेद रंग की होती हैं बच्चों। क्या रंग होता है इनका? सफ़ेद होता है। और ये संक्रमण यानी बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया और बाहरी पदार्थों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चों? ये भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। यानी जब चोट लग जाती है तो हमारे खून को रोकने में, खून को जमाने में मदद करती है, जिससे बहता हुआ रक्त जो है बंद हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो हमारा खून कभी नहीं रुकेगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स भी इसी में हैं। ये देखिए, ये खून के अंदर ही होती हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ पे हिंदी में है। ये खून को जमाने में मदद करती हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो खून या रक्त की आवश्यकता सभी अंगों को होती है, क्योंकि इनमें पचा हुआ भोजन होता है और ऑक्सीजन होता है बच्चों। तो हम यह है, शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन और पचे हुए भोजन की आपूर्ति करता है। तो जो शरीर को विभिन्न कार्यों को करने में मदद करता है। ठीक है। खून में क्या होता है? पचा हुआ भोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो सभी अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन और ऑक्सीजन से मिलती है। इसलिए शरीर के सभी अंगों को खून की या रक्त की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। फिर है लाल रक्त किसके कारण होता है? यानी रक्त जो है लाल रंग का किसके कारण होता है? क्या होता है सच में? तो आपने ये याद रखना है, मेज हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक जो होता है रक्त में होता है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। यह ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है बच्चों। ठीक है। तो खून के अंदर जो होता है लाल रंग का वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है बच्चों? शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन ले जाता है, और इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। फिर उसके बाद है हृदय का कार्य। हृदय के कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये हृदय होता है मानव हृदय। तो इसको देख लेते हैं। तो मानव हृदय में क्या होता है? देखिए, मानव हृदय का काम क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हृदय का काम क्या होता है बच्चों। हृदय का काम है खून को फेफड़ों से लेना। कहाँ से? फेफड़ों से लेना और शरीर के सभी अंगों तक ले जाना। ठीक है। फेफड़ों से शुद्ध खून को सभी अंगों तक पहुंचाना, फिर सभी अंगों से अशुद्ध खून को फेफड़ों तक वापस पहुंचाना। तो ये काम होता है, परिवहन का कार्य करता है हमारा हृदय जो होता है। हमारे शरीर में रक्त के साथ सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। ये एक मोटर की तरह काम करता है। जैसे मोटर होती है, टुल्लू पंप बोलते हैं जिसे, जो पानी को टैंकी तक ले जाता है, और फिर उसी टैंकी से पानी पूरे घर की टूंटियों तक आता है। तो उसी प्रकार से ये जो है हृदय है, जो
ये एक ऐसा अंग है जो हमारे पूरे जीवन कार्य करता है बच्चों। ये 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बिना रुके लगातार कार्य करता है, और अगर जिस दिन इसने 1 मिनट के लिए भी विश्राम कर लिया तो उस दिन इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें देखिए जो आपको नीला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये नीला नीला जितना भी भाग है, ठीक है, इसमें तो होता है अशुद्ध खून। अशुद्ध खून होते हैं, और ये सारे जो होती है शिरा होगी, इनके साथ लिखा हुआ शिरा है, और ये आलिंद है, क्या है, दायां आलिंद। दाएं आलिंद में अशुद्ध खून होता है। फिर महाशिरा है, ये एक शिरा तो ये है महाशिरा, जो शरीर के दिल से ना जो ऊपर वाले हिस्सा है, जैसे दिल से ऊपर के हिस्सा है हमारा सिर है, ठीक है, या बाजुएं हैं, कंधे हैं, गर्दन है, इनमें से जो अशुद्ध खून हृदय के पास आएगा वो यहाँ से आएगा बच्चों, ठीक है। ये महाशिरा है शरीर के ऊपरी भागों से, और जो शरीर हृदय से नीचे के भाग हैं उनसे अशुद्ध खून यहाँ से आएगा बच्चों। तो ये दाएं आलिंद में आता है। हृदय के अंदर 4 भाग हैं। कितने हैं? हृदय हमारा 4 कोष्ठक होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक दायां आलिंद है ये वाला भाग, एक दायां नीला है ये वाला भाग बच्चों, फिर बायां आलिंद ये वाला भाग, और बायां नीला ये वाला भाग है बच्चों। आलिंद में तो आता है खून, ठीक है, आलिंदों में तो दोनों में खून आएगा, ऐसे आलिंद और ऐसे आएगा। और नीला में से दोनों में से खून निकलता है, न से नीला और न से निकलता है। तो इस तरह से आप याद रखें। पहले सबसे पहले क्या होगा बच्चों, खून आएगा फेफड़ों से, नहीं, पहले सबसे पहले क्या होगा, जो फेफड़ों से खून आता है शुद्ध, तो वो आता है यहाँ से शिराओं से, फुफ्फुस की शिरा होती है ये, यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध खून आया का मतलब बाएं आलिंद में, आलिंद आया, ठीक है। और फिर वो आलिंद से कहाँ जाएगा, नीला में, बाएं नीला में चला जाएगा। तो बाएं नीला से ये जो है निकल जाएगा, ये महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाएगा बच्चों। तो शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध खून पहुंच गया। फिर इसके बाद सभी अंग जो होते हैं उस पर कार्य करते हैं और वो उसको अशुद्ध कर देते हैं। तो अशुद्ध खून आएगा फिर अब महाशिरा से, महाशिरा से आया दाएं आलिंद में, ऐसे आलिंद और ऐसे आया। फिर ये आलिंद से कहाँ जाएगा, दाएं नीला में जाएगा अशुद्ध खून। और फिर ये दाएं नीला के रास्ते होता हुआ निकल जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। जो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस का मतलब फेफड़े, फेफड़ों में जाता है, फुफ्फुस धमनियों में जाता है, फिर वो निकल जाएगा बच्चों बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार से हृदय जो है फेफड़ों से शुद्ध खून लेता है और अशुद्ध खून देता है बच्चों, ठीक। शुद्ध खून कहाँ से लेगा वो, ये महाधमनी से, तो सॉरी, ये कहाँ से लेगा शुद्ध खून, फुफ्फुस की जो शिराएं हैं उनमें से शुद्ध खून आएगा, ठीक है। और फुफ्फुस की धमनियाँ जो होती हैं, फेफड़ों की धमनियाँ होती हैं जो, उनमें अशुद्ध खून जाएगा फेफड़ों के पास। तो अब ये वैसे तो धमनियों में शुद्ध खून होता है, धमनियों में क्या होता है, शुद्ध खून होता है बच्चों, लेकिन फुफ्फुस वाली धमनी में अशुद्ध खून होता है। और शिराओं में अशुद्ध खून होता है वैसे तो सभी, लेकिन फुफ्फुस वाली शिरा जो होती है उसमें शुद्ध खून होता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी धमनी में अशुद्ध खून होता है, फुफ्फुस धमनी में, और कौन सी शिरा में अशुद्ध खून होता है, कौन सी शिरा में शुद्ध खून होता है, साफ खून होता है, वो है फुफ्फुस शिरा, ठीक है। तो इस तरह से आता है। अब इसको हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, दाहिना आलिंद और नीला शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रक्त जो है प्राप्त करता है। यानी अशुद्ध खून होता है जो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो दायां आलिंद
और दायां निलय जो होता है वो प्राप्त कर लेता है। तो एकत्रित रक्त इकट्ठे रक्त को फिर शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों के पास भेज देता है हृदय पंप करके। जो हृदय धड़कता है ना, धड़कन के साथ वो पंप कर रहा है एक तरह से। तो फेफड़ों से गैसों का दान प्रदान होता है और शुद्ध खून जो है बाएं आलिंद में वापस आ जाता है, ठीक है, और बाएं नीला में पंप कर जाता है, यानी बाएं नीला में वो आ जाता है। फिर जो शुद्ध रक्त को धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक जो होता है बाएं नीला से निकल जाता है। तो इस प्रकार से हृदय जो होता है वो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है, रक्त के परिवहन का कार्य करता है बच्चों, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बच्चों, जैसे पसीना होता है, या और क्या होता है बच्चों, और क्या होता है, पेशाब होता है जिसे मूत्र बोलते हैं, या हम लैट्रिन करते हैं जिसे हम टॉयलेट भी बोलते हैं। तो ये सभी कचरा होता है, इसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि शरीर की कोशिकाओं में कुछ अपशिष्ट और जहरीले उत्पाद बनते हैं, जैसे यूरिया है। ये अपशिष्ट उत्पाद जहरीले होते हैं। अगर इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो ये खून में मिल जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से निकालना आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अगर वो ना निकाले जाएं तो वो कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए उनको समय समय पे निकालना चाहिए। इसलिए हमें यही कहा जाता है कि जितना शरीर में पसीना आता है तो वो उतनी ज़्यादा शरीर जो है स्वस्थ रहता है बच्चों। इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। फिर है प्रश्न आपके पास, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है बच्चों, ये आप देख लीजिए और इसको आपने बनाना है अपनी कॉपी में। इसको समझ लीजिए थोड़ा क्या क्या होता है इसमें। मानव उत्सर्जन तंत्र का मतलब है हमारे शरीर का वो भाग जो हमारे खून से अशुद्धियों को बाहर निकालता है। तो जो हमारे वृक्क होते हैं बच्चों, वृक्क होते हैं, ये सेम का बीज होता है जो उसके जैसे आकार के होते हैं। तो ये वृक्क होते हैं, एक होता है दायां वृक्क और एक होता है बायां वृक्क, ठीक है। 2 वृक्क होते हैं जिसे किडनी भी बोल देते हैं। फिर है बायां वृक्क की सीरा है, ये बाएं वृक्क में ये सीरा है बच्चों जिसमें अशुद्ध खून आता है, अशुद्धियों भरा खून आता है, ठीक है। और जो नीले रंग का है ना खून वो अशुद्ध खून है, नीला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये अशुद्ध खून है बच्चों। और जो लाल भाग दिखाई दे रहा है ये शुद्ध खून वाला है। और ये महाधमनी है जिसमें शुद्ध खून होता है। फिर है मूत्रवाहिनी होती है एक, ये मूत्रवाहिनी, यानी इसमें क्या होता है बच्चों, जो अशुद्ध खून आया वो जाएगा किडनी के पास। किसके पास? किडनी या वृक्क के पास जाएगा। तो वृक्क क्या करेगा, उस अशुद्ध खून में से जो अशुद्धियां हैं, जो यूरिया है, जो पसीना है, पेशाब है, उसको अलग कर लेता है और इस नालिका के द्वारा वो आगे भेज देता है, ठीक है, जिसे हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं। यानी पेशाब इसके द्वारा आता है। फिर ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है? ये इसमें मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। यानी जब ये भर जाता है तो हमें पेशाब जाने की इच्छा हो जाती है, मूत्र त्याग की इच्छा आ जाती है। तो फिर हम इस मूत्र मार्ग के द्वारा पेशाब को बाहर निकाल देते हैं शरीर से। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है बच्चों। तो ये आपने चित्र बनाना है, अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो हमारे शरीर में उत्सर्जित तंत्र में 2 वृक्क होते हैं, 2 ही हमारे में ये मूत्रवाहिनी होती है बच्चों। और फिर ये क्या है, मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। तो इसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, तो इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर मैंने समझा दिए हैं। तो बच्चों
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। और हाँ बच्चों, इसी चैनल पे आपको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ की प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं और आपको मिल जाएंगे बच्चों। थैंक यू।